आज इंडिया टीवी पर एक बहुत ही ख़ास मेहमान है और मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ फ़िलहाल भारत के फ्रांस में भारत के राजदूत मिस्टर जावेद अशरफ जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया हमको इंडिया टीवी में। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये जो 16-17 दिन थे ओलंपिक्स के, वो आपके लिए और ओवरऑल आप इस ओलंपिक्स में भारत के पूरे प्रदर्शन को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक तो निजी रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो सौभाग्य है कि मैं इस समय पेरिस में हूँ और मुझे ओलंपिक्स देखने का, हालांकि मैं बहुत कम इवेंट्स देखा, लेकिन एक जो पूरा माहौल होता है ओलंपिक्स का एक शहर में, उसका अनुभव करने का मौका मुझे मिला। और ये एक बड़ा यूनिक सा ओलंपिक्स था। ये स्टेडियम से ज़्यादा शहर के बीच में था, तो इसलिए इसे दर्शकों को इसका एक अलग अनुभव हुआ। पूरे दुनिया में इसकी सराहना की जा रही है इस ओलंपिक्स की, क्योंकि एक नए तरीके से इसको आयोजित किया गया था। कई इसमें रिस्क्स भी थे, सिक्योरिटी के रिस्क्स थे, लॉजिस्टिक्स की समस्याएं थीं, चुनौती थी, और मौसम की भी चुनौती थी, क्योंकि जब आप इस प्रकार से कर रहे हैं तो मौसम आपके नियंत्रण में तो होता नहीं। बिल्कुल। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही सफल ओलंपिक्स रहा। दर्शकों ने इसका पूरा आनंद लिया। अगर आप अपने देश को छोड़ के सिर्फ एथलीट्स की बात करें तो एथलीट्स के प्रदर्शन भी बहुत अच्छे रहे और इन सब का आनंद लेने का मौका मिला। कई एथलीट्स ने रिकॉर्ड तोड़े यहाँ पे और सारे अरीनाज भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया पेरिस में आके बस गई है। अनेक भाषाएं, अनेक झंडे दिख रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि हर देश के लोग तो यहाँ आए थे, दर्शक अपने एथलीट्स के लिए चीयर कर रहे थे, उनको प्रोत्साहित कर रहे थे, लेकिन सभी देशों के एथलीट्स के लिए वो चीयर कर रहे थे। यही विश्व का इसी आधार पर अगर हम विश्व में रहें, बिल्कुल, तो इस दुनिया एक बहुत अच्छी जगह बन सकती है। और मैं ये कहूँगा कि ओलंपिक्स का यही उद्देश्य रहा है, दुनिया में बाउंड्रीज हटाने का, लोगों को एकजुट करने का, फेयर कंपटीशन, एक शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे के साथ रहने का, यही इसका उद्देश्य है। और हर 4 साल के बाद, हर 4 साल पे जब ओलंपिक्स कहीं भी होता है तो पूरे विश्व को ये याद दिलाता है कि एक अलग तरह की दुनिया बनाई जा सकती है, जिसमें हम एक दूसरे के साथ कम्पीट कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ खड़े भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ा मुझे अनुभव यही रहा ओलंपिक्स में। जी, आपके अनुभव के बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन सर आपके अनुभव के एक चैप्टर ये भी था कि गर्मी बहुत थी। आपने कहा कि मौसम बड़ा गर्म था, उस पर हमारा कंट्रोल भी नहीं है। तो हमारे विलेज में आपने काफ़ी कुछ मदद की, कुछ एसीज प्रोवाइड किए, वो थोड़ा सा बताएंगे क्या क्या हुआ वहाँ पर, कैसे कोऑर्डिनेशन हुआ, ये सारी चीज़ें? नहीं, देखिए, ये एक टीम वर्क होती है। इसमें सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से हमेशा एक बड़ा क्लियर निर्देश रहा है कि हमें हर तरह की वो योजना बनानी होगी और हर तरह से व्यवस्था करनी होगी, जैसे हमारे एथलीट्स को सबसे ज़्यादा कन्वीनियंस रहे, कंफर्ट रहे, और उनको ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस पे ही ध्यान रहे और उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो शुरू से ही पिछले 1-2 साल से हम लोग ने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ मिलके काफ़ी कोऑर्डिनेशन की है। चूँकि हम यहाँ पे हम स्थानीय मौजूद हैं, तो हमें इस जगह का अनुभव भी है, यहाँ किस प्रकार की समस्याओं का सामना हमें करना पड़ेगा, इन सबको हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए, और कई चीज़ों की जो आवश्यकताएं थी वो सिर्फ हम ही यहाँ पे पूरा कर सकते हैं, यहाँ पे मौजूद होने के कारण। तो जब भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से हमारे पास कोई भी रिक्वेस्ट आती रही है, हम उसको इमीडिएटली फॉलोअप करते रहे, उनको हमने सुझाव भी देते रहे, सलाह भी देते रहे, और हर प्रकार की कोऑर्डिनेशन, एक तो लॉजिस्टिक्स की कोऑर्डिनेशन, वो तो स्वाभाविक है। दूसरा, हमने यहाँ पे कैंप में जितनी मेडिकल यूनिट थी उसको सेटअप करने में मदद की,
और ये भी मैं बार बार इस बात पर बल देता हूँ कि शायद ये पहली बार हुआ है कि किसी ओलंपिक्स में जब हम भाग लेते हैं तो हमारे कैंप में, इंडिया कैंप में पूरी मेडिकल यूनिट थे। एक तरफ तो डॉक्टर्स थे, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट थे, स्लीप स्पेशलिस्ट थे, फिजियोथेरेपिस्ट थे, मैसियर्स थे। दूसरी तरफ हर तरह की इक्विपमेंट भी मौजूद थी जो एक रिकवरी के लिए आवश्यक होती है। और ये सबको जानना ज़रूरी है कि जो एथलीट ट्रेन करता है उसको उतना ही महत्वपूर्ण है कि उसकी रिकवरी किस प्रकार हो। हर बार वो जब खेल के मैदान पे उतरता है या ट्रैक पे उतरता है और अपनी परफॉर्मेंस के बाद उसको जल्द से जल्द रिकवर करना होता है ताकि वो अगले दिन जब जाए तो पूरी तरीके से परफॉर्मेंस दे सके, थका हुआ ना रहे या इंजरी ना रहे। तो ये सब की प्रावधान का हमने सारे व्यवस्था इसकी की। उसके बाद जैसे सब लोगों ने देखा है कि गर्मी यहाँ बहुत बढ़ गई, ह्यूमिडिटी भी बहुत बढ़ गई थी। अचानक हीट वेव आ गया था। हीट वेव आया था और साथ साथ ह्यूमिडिटी भी थी जी। भारत के से तुलना करें तो 30-32 डिग्री बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे आपने अनुभव किया होगा 30 डिग्री में 40 डिग्री की तरह एहसास जल जाता है इंसान। और ह्यूमिडिटी 65-70-80% मानसून की तरह हो गई थी। तो ये ज़रूरी था कि एसी। अच्छा, इन लोगों ने गेम्स विलेज में एयर कंडीशनिंग नहीं की थी कि वो क्लाइमेट चेंज और कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करने के लिए उन्होंने कहा अगर आप अपना इंतज़ाम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इसकी पहले से कुछ एंटिसिपेशन कर रखी थी, तो एक अरेंजमेंट कर रखा था। तो जैसे दिल्ली से स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री से हमें निर्देश आया और इंस्ट्रक्शंस आई और सैंक्शन आया, तो हमने कुछ ही घंटों में 40 एसी का इंतज़ाम वहाँ कर दिया था। तो इस तरह के कई और चीज़ें हैं। फर्नीचर की आवश्यकता थी। फिर हमारी हॉकी टीम को एक स्ट्रैटेजी रूम बनाना था। हमारे कोच ने कहा, ये एक तरह से समझे हम लोगों ने गुप्त रखा था उनके। तो स्ट्रैटेजी रूम में उन्हें कई चीज़ें चाहिए थी ताकि वो उसमें स्ट्रैटेजी के साथ साथ मोटिवेशन भी देते रहे। तो कुछ पोस्टर्स बनाने थे, कुछ फोटोज़ लगाने थे, कोई और तरह की चीज़ें थी। तो वो भी हम लोगों ने करीब 2 दिन में सारा इंतजाम कर दिया था। पोस्टर्स और उसके बारे में बताएं कि कौन से पोस्टर्स कैसे? नहीं, कोई मोटिवेशनल पोस्टर्स थे, कुछ उनको देखिए इस स्तर पर आके पूरा खेल मेंटल है। यस, कंपटीशन और कौशल और स्किल, स्ट्रेंथ सब करीब 19-20, 19.5-20 का फर्क। परफॉर्मेंस तो फिर मेंटल होता है। और मैं आपको बताऊं, हॉकी टीम के कोच ने इनके साथ बहुत अच्छा काम किया और टीम वर्क बहुत अच्छा था। टीम सही में एक फैमिली की तरह थी। तो इस एक वो स्ट्रैटेजी वो चाहते थे, उसकी भी हम लोगों ने इंतज़ाम किया था। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये एम्बेसी ने किया, मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि ये पूरी टीम वर्क थी सरकार की तरफ से। एम्बेसी तो सरकार का एक हिस्सा है। बिल्कुल। और चूँकि हम यहाँ पे पेरिस में मौजूद हैं तो जाहिर है सब कोई हम पे करेगा। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि इस पर प्रधानमंत्री ने बहुत बल दिया था कि हमें बड़ा प्रोफेशनल अप्रोच लेना होगा। आपने 2-3 चीज़ें और मैं देखा होगा, इस बार बहुत कम अधिकारी थे यहाँ। अधिकारी तकरीबन थे ही नहीं जी। जो थे ज़्यादातर प्रोफेशनल कोचेस थे, ट्रेनर्स थे, यहाँ तक कि इंडिविजुअल एथलीट्स अपने टीम लेके आए थे। पर्सनल कोचेस, पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट, पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट, उन सब का इंतज़ाम किया गया था भारत सरकार की तरफ से और स्पोर्ट्स अथॉरिटी की तरफ से, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से। तो ये एक नई शुरुआत हुई है, प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ एथलेटिक्स स्पोर्ट्स इन इंडिया। और ये अगर आप गिनना शुरू करेंगे जी हमने 6 मेडल लिए और ये इस तरह से ना देखें, ये एक हमारी एक यात्रा है और ये यात्रा पिछले कुछ सालों में शुरू हुई है। सबसे पहला मैं आपको आंकड़ा ये देना चाहूँगा कि 2016 फिर टोक्यो ओलंपिक्स, फिर इस बार हमारे तीनों बार पहली बार ऐसा हुआ कि 100 से ज़्यादा अधिक एथलीट्स भाग लिए, यानी कि क्वालिफाई किए। जी, कंटिजेंट थी। तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि हमारी ओवरऑल स्टैंडर्ड इम्प्रूव कर रही है, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि ठीक है पोडियम फिनिश 6 की, कई बार होता है जैसे आप गोल्ड, अब कोई अगला ऐसा एक यूनिक परफॉर्मेंस उस दिन दे दे, उसका जोन है, उसका दिन है, तो अगला बेस्ट परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी सिल्वर पे आएगा। जो नीरज चोपड़ा के साथ में जी, विनेश फोगट के साथ एक दुर्घटना हुई जी। अब ये रेसलिंग में होता है और हम इस पे काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं,
लेकिन आपने देखा होगा कि कई एथलीट्स जो मेडल गारंटीड मेडल थे फेल कर डिस्क्वालीफाई हो जाते कोई ना कोई कारण से। बैटन ठीक से नहीं दिया, आपने फाइनल में देखा बैटन हाथ से गिर गया। जी हाँ, अब वो 4 साल की ट्रेनिंग के बाद बैटन स्लिप कर गया, उसको कैसे कैसे। लेकिन जो एवरेज परफॉर्मेंस है, एवरेज परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, और वो जो ब्रेड्थ है परफॉर्मेंस की, यानी कि 1-2 एथलीट नहीं, बहुत एथलीट्स की परफॉर्मेंस अच्छी हुई है। अब अविनाश काले स्टीपल चेस में, हम एथलेटिक्स में कहाँ होते हैं, फाइनल में आ जाना ही। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमको इससे संतुष्ट होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि यात्रा अच्छी सही दिशा में इम्प्रूवमेंट हो रही है। इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी रोल रहा है। कई फाउंडेशंस हैं, JSW है, रिलायंस है, क्वेस्ट फॉर गोल्ड है, ये सारे फाउंडेशंस ने भी अपनी तरफ से योगदान दिया है, इनकी भी हमें सराहना करनी चाहिए। लेकिन जो एक ओवर आर्चिंग इकोसिस्टम उभर के आ रहा है, उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि पूरे सिस्टमैटिक तरीके से इसको प्रमोट किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से, ट्रेनिंग से, पार्टिसिपेशन इन कंपटीशन तक किसी तरह कोई बाधाएं नहीं, और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी नहीं है। इसको जो करना चाहता है उसको करने का मौका दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसको ये आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा दर्शकों को आपके, कि हम ओलंपिक्स हो गया, अब हम ये कहें चलो भाई हो गया, आगे बढ़ो, और फिर 4 साल बाद हम LA में जागेंगे, अरे भाई फिर ओलंपिक्स आया है और फिर 140 करोड़ हृदय की धड़कन आपके साथ है। ऐसे नहीं होता जी। हमें जिस प्रकार से हमने क्रिकेट को प्रमोट किया, जिस प्रकार से हम साल भर क्रिकेट पे ध्यान देते हैं, हमें हर स्पोर्ट्स पे देना होगा, और इंसेंटिव्स क्रिएट करने होंगे, मार्केट इंसेंटिव्स क्रिएट करने होंगे, प्रमोशनल। और जाहिर है जैसे जैसे दर्शक गण बढ़ते जाएंगे, रुचि बढ़ते जाएगी, तो वो एक इकोसिस्टम तैयार होता जाएगा जिसमें स्पॉन्सरशिप भी बढ़ेगी, इंसेंटिव्स बढ़ेंगे, और एथलीट्स जुड़ेंगे, उनको एक विश्वास जागेगा कि इसमें मेरा भविष्य भी बन सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि हमें दर्शकों के तरफ से, हम सिटीजन्स हमारे की भी एक दायित्व है, एक जिम्मेदारी है कि हम भी ध्यान देते रहें, और हम ये ना भूल जाए कि भाई अब हो गया, अब 4 साल तक सोचने की ज़रूरत नहीं। वो अंधेरे में भटकते रहते हैं हमारे एथलीट, उनको हमेशा हमें प्रोत्साहित करते रहें। बिल्कुल सर, हर किसी को लगता है कि जो देश का राजदूत होता है दूसरे देश में, उसका स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं होता है। हम देख रहे हैं आप कितने ज़बरदस्त तरीके से इन्वॉल्व थे, और प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व थे। तो ये जो पूरा इन्वॉल्वमेंट शुरू हुई है, ये कब से शुरू हुई सर? क्योंकि ये 16 दिन तो मुझे लग रहा है आपके स्लीपलेस गए होंगे, लेकिन ये शुरुआत कब से हुई? कितने महीनों से आप ये देखिए काफ़ी 1 साल से तो ऊपर हो गया। जैसे मैं लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा, और ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, क्योंकि हमें इन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हो, चाहे हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी हो, उसको और समय के साथ अपने, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल सारी जिम्मेदारी जी मैनेजमेंट की। तो हालांकि हमने काफ़ी पहले से शुरुआत की, लेकिन मुझे लगता है हमें और पहले से प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। अब हमें आज से 2028 के बारे में सोचना होगा। ये नहीं है कि हम 2027 में जागें और कहें कि भाई कौन चीफ ऑफ मिशन रहेगा, शेफ ऑफ मिशन रहेगा, कौन क्या करेगा। नहीं, हमें आज से शुरू करनी है। ट्रेनिंग एथलीट्स की, प्लानिंग, उनकी कब किस कंपटीशन में भाग लें, किस तरह से वो उनकी पीक हो। 2028 में एक ट्रैजेक्टरी होती है, अर्ली पीक कर गए तो उस टाइम उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। साथ ही साथ जो हमारी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आपकी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, उसके बीच कोऑर्डिनेशन आपका बड़ा टफ रहा होगा। नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं, देखिए सबके सही, सबको पता है कि ऊपर मतलब प्रधानमंत्री का किस प्रकार से इस पर ध्यान रहता है, सरकार का किस प्रकार से ध्यान रहता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, और मैं मानता हूँ कि कोऑर्डिनेशन और भी अच्छी हो सकती थी। हमारे तरफ से हमने यहाँ पे 2 ऑफिसर्स नियुक्त की थी, जिनका एक काम था कि भाई ओलंपिक्स के लिए आप पूरी तरीके से जुट जाइए, सपोर्ट करिए। फिर एक ओलंपिक अटैचे, हमारे जो एयर अटैचे हैं उनको हमने ओलंपिक अटैचे भी बनाया था। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि कई बार जैसे भारत में होता है कि हम
उतना पहले नहीं जागते हैं जितना हमें जागना चाहिए। हमारा सवेरा कभी कभी थोड़ी देर से होता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बहुत लेट भी थी, लेकिन मैं और देशों की तुलना में कह रहा हूँ। वो एक जैसे जैसे यहाँ पे विलेज खुला, कई देश के जो अधिकारी हैं, मतलब ओलंपिक एसोसिएशन है, वो यहाँ आ गए थे। अच्छा, उन्होंने अपना 3 महीना पहले ही सारा सेटअप कर दिया। उसी प्रकार से हमें भी काम करना चाहिए। तो हम तो सिर्फ सलाह दे सकते हैं और सूचना दे सकते हैं और यहाँ से मदद कर सकते हैं। तो देखिए, स्पोर्ट्स को हम सिर्फ स्पोर्ट्स के रूप में न देखें। भारत में जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, स्पोर्ट्स एक तरह से युवाओं की विकास का माध्यम है, एक तरह से देश में विकास की लहर को आगे बढ़ाने का भी माध्यम है। हम विमेंस एम्पावरमेंट की बात करते हैं, स्पोर्ट्स के माध्यम से बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल। एक समाज इंक्लूसिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं, वो इस तरह से हो सकता है। तो ये जैसे मेरा अनुभव है प्रधानमंत्री जी से, जब भी मैंने सुना है, तो उनका इसी दृष्टि के आधार पे वो स्पोर्ट्स को एक इतना बल दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारे जितने फेडरेशंस हैं, जितने एसोसिएशंस हैं, उनको और कड़ी मेहनत करनी होगी, पहले से प्लानिंग करनी होगी और पहले से टाइमली तरीके से। और इसी कारण से मैं कह रहा हूँ कि 28 की शुरुआत अभी से आज से हो जाना आज से हो जाना चाहिए। ये आंखें खोल देने वाली बातें की है सर आपने। और सर, मैं एक चीज़ और भी पूछना चाहता था कि आपका एक और रिसर्च कर रहा था तो देखा कि सिक्योरिटी में भी इस ओलंपिक गेम्स में आपने कंट्रीब्यूट किया है। नहीं, भारत की तरफ से देखिए, एक तो ये सिक्योरिटी और डिफेंस हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक बहुत अहम स्तंभ है। और ये एक विश्वास, इसका हमारा बहुत गहरा विश्वास है, आपसी विश्वास। हम कुछ भी एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। तो ये और सिक्योरिटी की जो चुनौतियां हैं हमारी एक समान है, विशेष करके टेररिज्म। टेररिज्म में हम जैसे भारत में भी सेल्फ रेडिकलाइज एलिमेंट्स हैं अंदर से, फ्रांस में भी हैं। जैसे भारत में, पाकिस्तान और अन्य देश में जो ग्रुप्स हैं जहाँ से हमें आतंक का हमेशा ख़तरा रहता है, इसी प्रकार फ्रांस में भी कई अनेक ग्रुप्स हैं फ्रांस के बाहर जो फ्रांस पर ख़तरा के कारण हैं। तो इससे, और कई बार आप लोग को ऐसा लगेगा कि अच्छा, जो ग्रुप हम पे अटैक करती है या जो ग्रुप उन पे हमला करना चाहती है वो अलग है, लेकिन कई बार इनमें लिंक्स होते हैं, एक दूसरे से प्रोत्साहित भी होते हैं, कई बार आइडियोलॉजिकली भी एक दूसरे से सीखते हैं। तो इसलिए, और आजकल फिर भी यहाँ फ्रांस में भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान क्षेत्र से भी जोखिम है, आतंक का जोखिम है जो हमारे यहाँ। तो इन सभी कारणों से हमने काफ़ी गहरी तरीके से ये कोऑपरेशन हम लोगों ने बढ़ाई है। ओलंपिक्स के पहले विशेष करके लगातार हमने इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस करते रहे हैं। असेसमेंट इसमें बहुत ज़रूरी होता है, एनालिटिक्स बहुत ज़रूरी होता है जी। तो हमारी एजेंसीज़ इनके एजेंसीज़ के साथ हमेशा काम करती रही हैं, पहली बात। दूसरी ये है कि सिक्योरिटी, और हमने यहाँ पे 3 ऑफिसर्स भी नियुक्त किए थे जो भारत से आए थे इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर में। इन्होंने एक इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया था, तो हमने 3 ऑफिसर यहाँ रखे थे जो डेली ब्रीफिंग्स में जाते थे। और तीसरा, हमारे तरफ से K9 यूनिट भी आई थी। तो K9 यूनिट यहाँ 1 महीने रही, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, यहाँ बहुत मेहनत की। 13 जुलाई को यहाँ आए बिना रेस्ट लिए हुए। 14 जुलाई इनका नेशनल डे था, तो कई पब्लिक इवेंट्स थे यहाँ पे, तो 14 जुलाई से वो जुट गए थे यहाँ पे अपने काम में, और कई जगह उन्होंने जाके इनकी सिक्योरिटी फोर्सेस को मदद की है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर किसी ने यहाँ सबसे ज़्यादा मेहनत की भारत की तरफ से, एम्बेसी से ज़्यादा, हमारे एथलीट से ज़्यादा, हमारे ऑफिसर्स से ज़्यादा, चाहे IOA से ज़्यादा, वो हमारी K9 यूनिट है। और मैं अपने K9 यूनिट के स्टार्स की जितनी भी सराहना करूं, उनके हैंडलर्स की, उनके हमारे जो डॉग स्क्वाड थी
उनकी जितनी भी सराहना करूं उतना कम है। और मुझे उनसे मिलने का भी सौभाग्य मिला, उनसे मुझे अच्छी तरह से हैंडशेक भी दिया। और मैं ये कहूँगा कि ये भारत के लिए गर्व की बात थी। सभी ने इनकी प्रशंसा की, इनकी ट्रेनिंग की, इनकी कौशल की। तो सुरक्षा के दृष्टि से आप देखें तो ये एक और प्रतीक है भारत और फ्रांस के सुरक्षा और रक्षा के संबंध की गहराई का। एक आखिरी सवाल सर, आप खुद टेनिस और ट्रैकिंग करते हैं, मैं आपको देख रहा था हिमालयस में, तो आप ने टेनिस देखने का मौका मिला या नहीं मिला, या कौन सा गेम आप देखने गए? और आखिरी में एक मैसेज 15 अगस्त के लिए हमारे देश में। देखिए, टेनिस तो मैं आज सुबह भी खेल के आया हूँ और मेरा सौभाग्य है कि रोलैंड गैरोस के बाहर एक क्लब है जो जुड़ा हुआ है रोलैंड गैरोस के साथ, उसके वहाँ खेलता हूँ मैं। और पिछले 3 सालों से मुझे फ्रेंच ओपन देखने का भी सौभाग्य मिला है। इस बार भी मैं फाइनल्स मैंने देखा। और खेल के अलावा एक गहराई से देखने का मौका मिलता है मानसिक शक्ति का, जोकोविच की, और एक उभरते सितारा कार्लोस अल्काराज की कौशल का, जो टेनिस का भविष्य है। लेकिन जोकोविच से बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार से मेंटली इंसान अपने को स्ट्रॉन्ग बना के आगे बढ़ सकता है और एक तरह से इतिहास कायम कर सकता है। ट्रैकिंग का आपने कहा, मैं आशा करता हूँ कि मैं फिर से हिमालय में ट्रैकिंग करने का मुझे मौका मिलेगा। ये अगस्त 15 हर भारतीय के लिए एक बहुत ही अहम दिन है, बहुत गर्व का समय है। हमें याद दिलाता है कि किस चुनौतियों का सामना करते हुए भारत ने आज़ादी हासिल की थी। और उस समय जब पूरे विश्व में कॉलोनियल राज चल रहे थे और भारत से प्रेरित होकर विश्व के कई देशों को सब स्वतंत्रता मिली थी। लेकिन हमें सिर्फ इस बात के लिए हम सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करते हैं कि हमें अगस्त 15 को आज़ादी मिली थी। हमें हमारी जो यात्रा रही है 1947 से लेकर आज तक, उस यात्रा को भी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, उसको भी बनाते हैं, उस पर भी हमें गर्व होता है। क्योंकि भारत ने हर चुनौतियों को सामना करते हुए अपने लोकतंत्र को मजबूत किया है। भारत की एकता अखंडता मजबूत होती गई है। जिस विविधताओं के साथ हम रहते हैं और 140 करोड़ लोग, उसमें हमने अपनी लोकतंत्र को, फेडरलिज्म को, अपनी एकता और अखंडता को मजबूत किया है। साथ ही साथ हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के आधार पर बढ़ते हुए हमने देश में सभी लोगों को ये आश्वस्त किया है कि सभी को एक समान अधिकार है, सब एक समान हैं और सब एक ही भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम आजकल शायद ऐसे लेते हैं जैसे कि ये तो ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन आप दुनिया में कई और देशों को देखेंगे जो हमारे साथ अपनी स्वतंत्र यात्रा जिन्होंने शुरू किया था, और वो कहाँ है, आज भारत कहाँ है। और जो भी भारत करता है कंसेंसस के आधार पे करता है, लोकतांत्रिक नींव के आधार पे करता है। और आज ये भारत है जो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है। आने वाले सालों में वो 3री स्थान पे आएगी। आज विश्व में भारत की पहचान है। हम ग्लोबल साउथ की आवाज़ हैं, उनकी शक्ति हैं। आज हम विश्व में शांति के एक बहुत बड़े दूत हैं। तो इस प्रकार से भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को भी अच्छी तरह से संभाल रहा है। और उसकी साथ ही साथ ये समय है अगस्त 15 को सारे भारतवासियों को दोबारा प्रतिज्ञा लेने की, जो हमारा विज़न है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो चीज़ें लिखी हुई हैं और जिस प्रकार से भारत विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री के जो ने ऐलान किया है, उन सभी चीज़ों के लिए हम भारतवासियों को हर अगस्त 15 को दोबारा प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, शपथ लेनी चाहिए कि हम एक साथ मिलकर जन आंदोलन शुरू करें। केवल सरकार का दायित्व नहीं है, हर भारतीय नागरिक का दायित्व है कि हम मिलके विकसित भारत की ओर आगे बढ़ें। वो विकसित भारत जो कुछ लोगों के लिए नहीं बाकी बल्कि सारे देशवासियों के लिए हो, इसमें सभी भाग ले सके, जन भागीदारी से आगे बढ़े और इसमें सभी को लाभ मिले,
सभी को इसका फल मिले। जैसे जैसे भारत प्रगति की ओर आगे बढ़ता है, उस भारत का निर्माण करना, ये हमारे आज अगस्त 15 को हमें इस पर एक शपथ लेनी चाहिए, अपने आप को इस संकल्प पर डालना के रास्ते पर डालना चाहिए। और यहाँ भारत के लिए भारतीय जो हमारी दूतावास है, अगस्त 15 को हम बड़े जोश से अपने स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। साथ ही साथ ये एक मौका है जिसमें हमने 2 इनिशिएटिव जो प्रधानमंत्री के ने शुरू किया है, उस पर हम बल दे रहे हैं। एक तो हर घर तिरंगा, ताकि भारत में एकता और पेट्रियाटिज्म की भावना और जागे, भारतीय जो यहाँ पे मौजूद हैं। और दूसरा एक पेड़ माँ के नाम, ताकि हम बायोडाइवर्सिटी और हमारे जंगलों का स्वास्थ्य को दोबारा से हम पे सुधार सकें, जो कि आज की जो क्लाइमेट की चुनौतियाँ हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, जो आज हम भारत में अनुभव कर रहे हैं, पूरे विश्व में अनुभव कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी योजना जो प्रधानमंत्री ने शुरू की है, ये भी एक जन आंदोलन है जी, और ये हम सभी के मेहनत से ही ये इस पर हम इसको हासिल कर सकेंगे। और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगस्त 15 इन 2 स्कीम्स को हम फ्रांस में और आगे बढ़ाने का बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं। राइट। और ये सही मायने में हम सबके लिए पेरिस ओलंपिक्स 2024 की क्लोजिंग सेरेमनी थी, फ्रांस में भारत के राजदूत श्री जावेद अशरफ जी के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, थैंक यू।